तो हेलो दोस्तों, कैसे हो तुम सभी लोग। तो आज मैं लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। और इस वीडियो में भाई तुम लोगों को मज़ा ही आ जाने वाला है। तो इसीलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ही पहले कर दो। तो अब बिना किसी देरी के चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पिछले एपिसोड के लास्ट में तुम लोगों ने देखा था, सॉर्ड गॉड ने बोला था मैं तुम्हें एक हेवनली डिमोनिक डिवाइन टेक्निक सिखाता हूँ। फिर जो जब डिमोनिक टेक्निक में डिवाइन लगा हुआ सुनता है तो ये एकदम ही हैरान हो जाता है। फिर जो कि ऐसा सोचते ही हमारा पिछला एपिसोड खत्म हो गया था। अब इस चैप्टर की शुरुआत होती है और हमें जो को दिखाया जाता है जो कि सॉर्ड गॉड को मन ही मन में बोलता है क्या ऐसा हो सकता है जितने भी डिमोनिक कल्टिस्ट होते हैं वो डीमन गॉड्स के लेसन को डिमोनिक डिवाइन आर्ट बोलते हैं। और वहीं पर ही सेंट्रल प्लेन्स के लोग इस जैसे सेम लेजेंडरी इंटरनल कल्टीवेशन मेथड को उसको किसी और तरीके का नाम देते हैं, जैसे कि हेवनली डिमोनिक डिवाइन आर्ट और एमिस्ट डिमोनिक आर्ट। सॉर्ड गॉड बोलते हैं बिल्कुल सही। जो बोलता है अब इसमें मुझे कोई हैरानी नहीं हो रही है कि आप मुझे माउंट वहाँ पे इतना ज़्यादा लेक्चर क्यों दिए जा रहे थे डिमोनिक फ्लावर और फ्लावर स्प्लिटिंग प्रिस्टीन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। क्या इसका मतलब ये है आपने उस मार्शल आर्ट को पहले ही मास्टर कर लिया है। सॉर्ड गॉड बोलते हैं उसका एक छोटा सा हिस्सा मेरे हेवनली सॉर्ड सुप्रीम डिवाइन टेक्निक से बस कोऑपरेट नहीं कर पा रहा है। जो बोलता है ऐसा क्यों हो रहा है। सॉर्ड गॉड ये सुनने के बाद अपनी डींगे हाँकते हुए बोलते हैं अबे मैं ही तो वो हूँ जिसने कि हिडन सिनिस्टर डिमोनिक कल्ट और मेराइट डिमोनिक माउंट को पूरी तरीके से बर्बाद करके रख दिया अपने इन्हीं हाथों से। जो बोलता है हाँ जब आपने ऐसा किया होगा तभी इस टेक्निक को आपने चुरा लिया होगा, नहीं मेरा मतलब ले लिया होगा। सॉर्ड गॉड बोलते हैं वो तो बस मेरी एक प्योर पूरी तरीके से एक क्यूरियोसिटी ही थी मार्शल आर्ट को लेकर के और कुछ नहीं। उसके ऊपर भी ये डिमोनिक डिवाइन आर्ट की जो कल्टीवेशन है वो कुछ ऐसा है जो कि मेरे जैसा एक थ्रोन ही कर सकता है। एक थ्रोन जिसने कि अपने मार्शल सोल को ट्रांसेंडेंट कर लिया है वही बाउंडलेस बन सकता है और सीक्रेट्स को डिस्कवर कर सकता है। इवन माउंट हुआ का एमिस्ट डिवाइन आर्ट भी जो कि ज़्यादा से ज़्यादा डिमोनिक एनर्जी को हटा देता है वो भी इतना ज़्यादा एक खतरनाक रूप उत्पन्न कर सकता है। तो फिर तुम डिमोनिक डिवाइन आर्ट को इमेजिन कर ही सकते हो ये कितनी बड़ी एक डरावनी चीज़ है। ये सच में हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। जो सॉर्ड गॉड की बातें सुन के बोलता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप बस फेंके जा रहे हैं। अभी अगर भाई तुम लोगों को सॉर्ड गॉड की बातें समझ में नहीं आए तो इतना समझ लो बस ये जो डिमोनिक आर्ट्स होता है वो दिमाग को करप्ट कर देता है किसी मार्शल आर्टिस्ट के, बस इतना ही। और ये करप्ट होने के बाद लोगों को मारने धारने लग जाता है, वही टिपिकल डीमन वाली स्टोरी। अब सॉर्ड गॉड जोर से बोलते हैं अब एक गधे कहीं के तेरे को तो बस थोड़ी सी डिमोनिक एनर्जी चाहिए अपने हेवनली सॉर्ड सुप्रीम डिवाइन टेक्निक को छुपाने के लिए, बस तुझे इतना ही रिवील नहीं करना है। तेरा जो कल्टीवेशन बेस है वो अनरेस्टेंड रियलम के भी ऊपर जा चुका है। जो ये सुन के खुश होते हुए बोलता है ओह ठीक है चलिए ठीक है मैं अभी इसको सीखता हूँ। सॉर्ड गॉड फिर बोलते हैं ठीक है फिर ध्यान से सुनो, सबसे पहले तो तुम रीइंकारनेशन के सर्कल में जाओगे, फिर तुम फेस करोगे रिकरिंग सर्कल ऑफ हेवन एंड नेदर को, मतलब भाई बनने और बर्बाद होने का प्रोसेस। इसके बाद सॉर्ड गॉड कुछ और ज्ञान की बातें बताते हैं। फिर ये सुनने के बाद जहाँ कैंप से थोड़ा सा दूर आता है और सॉर्ड गॉड की बताई हुई बातों को फॉलो करते हुए ये अपना प्रैक्टिस करने लगता है। अब भाई तुम लोगों को भी जानना है कि सॉर्ड गॉड ने क्या कहा था तो मैं ये पैनल लगा दे रहा हूँ तो तुम लोग पढ़ सकते हो, क्योंकि भाई मैं तो इसको एक्सप्लेन नहीं करने वाला। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जब जो उस डिमोनिक टेक्निक का प्रैक्टिस कर लेता है तो उसके अंदर से एक सेक्रेट फायर जल उठती है, जिसको देख करके जो बोलता है मुझे लगता है ये वही चीज़ है जिसको कि एल्डर सॉर्ड गॉड ने डिमोनिक फ्लावर कहा था, लेकिन फिर भी इसमें से मुझे कोई भी इविल और डिस्ट्रक्टिव एनर्जी फील ही नहीं हो रही है। क्या ये टेक्निक सच में डिमोनिक भी है? इसको डिमोनिक डिवाइन आर्ट के बजाय क्यों ना इसको होली डिवाइन आर्ट कहा जाए। अब जो के स्टेट को देख करके सॉर्ड गॉड चिल्लाते हुए बोलते हैं व्हाट द फक, ये क्या हो रहा है, आखिर इसने इतने सारे स्टेजेस को स्किप कैसे कर दिया और ये सीधा हेवन मैग्निफिसेंट एटर्नल सोल स्टेट पे एक ही बार में कैसे पहुंच गया।
सौर गॉड की ये बोलने के बाद हमें डिमोनिक डिवाइन आर्ट के स्टेजेस के बारे में बताया जाता है, जिसमें से पहले का नाम होता है एमिस्ट सोल डिवाइन फ्लेम, सेकंड का नाम होता है सर्कल ऑफ पर्पल ट्रांसफॉर्मेशन, थर्ड होता है हेवन ऑफ स्करिंग स्कारलेट डीमन, चौथा होता है फ्लावर स्प्लिटिंग प्रिस्टीन कॉन्स्टिट्यूशन, फिफ्थ होता है प्रिस्टीन डीमन यूनिफिकेशन पाथ, सिक्स्थ होता है हेवन मैग्निफिसेंट एटर्नल सोल, सेवेंथ होता है डिमोनिक डिवाइन रियलम। अब सौर गॉड बोलते हैं ये पहले से ही हैरान करने वाला था कि इसने जैसा ही कल्टीवेशन करना शुरू किया वैसे ही एमिथ सोल डिवाइन फ्लेम को जगा लिया, लेकिन इसके लिए इतना ही काफ़ी नहीं था, बल्कि ये एक बार में इतने सारे स्टेजेस को भी जंप कर गया और सीधा हेवन मैग्निफिसेंट एटर्नल सोल स्टेट में भी एंटर कर गया। क्या ऐसा हो सकता है ये हरामी बिना परपेचुअल ट्रांसफॉर्मेशन को इस्टेब्लिश किए और स्प्लिट एमिस्ट फ्लावर बिटवीन हेवन एंड अर्थ को समझे बिना ही एंडलेस अवाइस में एंटर कर गया? एमिस्ट फ्लावर के जो दो फ्रेगमेंट होते हैं वो हेवन और अर्थ में बंटते हैं और बहुत ही लंबे समय के मेडिटेशन के बाद ये यूनिफाई होते हैं, और जब ये प्रोसेस चल रहा होता है तब ये बहुत ज़्यादा ही परपेचुअल डिस्परेशन में चले जाते हैं, जैसे कि मैडनेस, जॉय, एंगर, सॉरो और प्लेजर। इसके बाद जब फाइनली इन सभी डिज़ायर से छुटकारा पा लेते हैं तब भी चीज़ें यहीं पर ही ख़त्म नहीं होती। उसके बाद बहुत ही लंबा समय लगता है एमिस्ट फ्लावर को रिफाइन होने में और इसको एटर्नल सोल स्टेज पे इवॉल्व होने में। फिर कहीं इसके बाद जाके तैयार होती है सुप्रीम डिमोनिक फ्लावर, जो कि डीमन गॉड का होता है, जिसको कि हर एक डिमोनिक कल्टिस्ट वर्शिप करता है। अब भाई तुम लोग सोच रहे होगे मैंने इतना लंबा चौड़ा ज्ञान क्यों पेला, क्योंकि भाई ये स्टोरी के आगे काम आने वाला है, तो तुम लोग ज़रा ध्यान से देखते जाना। और इन्हीं सभी कारणों की वजह से जो कुछ दिक्कतों में भी फंसने वाला है। इसके बाद हमें सेक्रेट फायर के बारे में बताया जाता है, जो कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्टेट होता है जहाँ पर कि एक ह्यूमन पहुँच सकता है, और ये एकदम ही बराबर है बुद्धिस्ट के एनलाइटमेंट से और ताओइस्ट के ट्रांसेंसी स्टेट से। अब सौर गॉड बोलते हैं एक ह्यूमन होने के बावजूद ये हरामी बस एक कदम दूर ही है डिमोनिक डिवाइन रियलम से, जो कि एकदम ही बराबर है रियलम ऑफ गॉड के। लेकिन क्या ये सच में पॉसिबल भी हो सकता है? इवन मैं, जिसको कि हर एक ज़माने में सबसे ज़्यादा रिमार्केबल मार्शल आर्टिस्ट माना जाता है, उसको भी ये डिमोनिक डिवाइन आर्ट को कॉम्प्रिहेंड करने में 4 से भी ज़्यादा डेकेड्स लग गए थे। अब भाई तुम लोग सौर गॉड की इन्हीं बातों से समझ सकते हो अपना जो कितना ज़्यादा टैलेंटेड पर्सन है। इवन जिस स्टेट को सौर गॉड को भी अचीव करने में इतना ज़्यादा लंबा समय लग गया था, वो जो इतनी आसानी से कर ले रहा है। भले ही अपना जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस में लैग करता है, लेकिन कोई बात नहीं, इतना चलेगा। आखिर अपना भाई इस मानवा का मेन कैरेक्टर है। नाउ बैक टू द सौर गॉड, जहाँ पे वो बोलते हैं ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ये सारी की सारी चीज़ें पूरी तरीके से कोइंसिडेंस से हो गई है, लेकिन सबसे पहले तो मुझे ये इंपॉर्टेंट दिक्कतों को सॉल्व करना पड़ेगा। ये सोचने के बाद सौर गॉड जोर से चिल्लाते हुए बोलते हैं जल्दी करो, अगर तुम्हारी ये सोल के ऊपर ध्यान ना दिया जाए तो इसको ट्रांसफ़र होने से कोई रोक नहीं सकता है। फिर सौर गॉड के ऐसा बोलते ही ऐसा होने भी लगता है, जो कि बॉडी के अंदर से इसका सोल निकलने ही लगता है, जो ये देख करके बोलता है आखिर अब मैं क्या करूं सौर गॉड, जल्दी बताइए। सौर गॉड बोलते हैं एक इंटेंस थॉट बनाओ कि तुम अपने डिमोनिक फ्लावर के साथ दोबारा से रियूनाइट होना चाहते हो। जो ये सुनने के बाद तेजी तेजी में वही सोचने लगता है। फिर ये सोचने के बाद इसकी सोल दोबारा से अपने बॉडी में लौट जाती है। अब जब जो के अंदर उसका सोल आ चुका होता है, तब वो अपनी बॉडी को चेक करता है तो उसके बॉडी में चारों तरफ डिमोनिक की भरी रहती है। अब ये होने के बाद वो जो मोती होता है जिसका कि कलर रेड होता है, वो धीरे धीरे करके ब्लू हो जाता है और फिर वो पूरी तरीके से कम्प्लीटली ब्लू हो जाता है। जो भी यू च्योन जेड को यूं ब्लू होता देख करके एकदम ही हैरान हो जाता है। फिर जेड के अंदर एक बड़ो एल्डर बोलते हैं ये तो कर्मा है, ये कर्मा ब्लड जेड के अंदर इकट्ठा हो रहा है। एल्डर काओ काओ बोलते हैं ओ माय गॉड, तुम तो शुरुआत से ही यूचियोन के एक अविवाहित सक्सेसर हो। ये पढ़ने लिखने वाले बूढ़ो भी बोलते हैं बहुत अच्छे। सौर गॉड बोलते हैं अगर ऐसी बात है तो ये वही है जो सारे के सारे क्लैमिटी को ख़त्म करेगा और इस दुनिया में शांति लाएगा। सौर गॉड के ऐसा बोलते ही जैसे टीवी में चैनल कट नहीं होता, वैसे ही इनका भी कनेक्शन कट हो जाता है। और अभी के टाइम पे इन सभी बूढ़े एल्डर्स की बातों का मतलब भी हमें नहीं बताया जाता। इसके बाद जो के सर में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से दर्द होता है और इसके साथ ही
ब्लड जेड के साथ जो इसका कनेक्शन होता है वो भी पूरी तरीके से कट ऑफ हो जाता है। ऐसा होने के बाद जो एल्डर सॉर्ड गॉड, एल्डर मैंगडे और एल्डर काओ काओ को आवाज़ लगाते रह जाता है, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स आता ही नहीं। ये देख करके जो सोचता है आखिर मैं सॉर्ड गॉड की आवाज़ को अभी और ज़्यादा क्यों नहीं सुन पा रहा हूँ, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। और ये डिमोनिक डिवाइन आर्ट ये कौन सी चीज़ है जो कि यूचियन ब्लड जेड को इस तरीके से बदल सकती है। ये जो कुछ सेकंड का फिनोमेना मैंने अभी देखा वो बिल्कुल ही सॉर्ड टॉम के 3 साल के एनलाइटमेंट के बराबर था। भले ही हेवनली सॉर्ड सुप्रीम डिवाइन टेक्निक जो की थी वो फोर्सफुली मेरी बॉडी के अंदर डाली गई थी एल्डर सॉर्ड गॉड के द्वारा पास्ट के अंदर, तो इसीलिए अभी के लिए बस मुझे इतना ही करना है कि उन सभी पावर को यूज़ करके बाहर लाना है। लेकिन मैंने अभी जो ये डिमोनिक डिवाइन आर्ट को हासिल किया ग्योल राइटिंग के एनलाइटमेंट की वजह से, वो पूरी तरीके से मेरी है। जो ये सोचते सोचते अपने तलवार को निकालता है और वॉइड द डाइवोर एवरीथिंग अंडर द हेवन इस टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है। फिर जब जो इस टेक्निक को रिलीज करता है तो इस टेक्निक के धमाके से उस रेगिस्तान में ढेर सारे गड्ढे हो जाते हैं बड़े बड़े। अब अटैक को कर लेने के बाद जो सोचता है इतनी आसानी से, ये बिल्कुल ही वैसा फील नहीं हुआ जैसा कि डिवाइन ऑरा मैंने एल्डर सॉर्ड गॉड के अंदर से फील किया था माउंट हुआ के जगह पे। तो ये है एक ट्रू इंटरनल एनर्जी कल्टीवेशन मेथड, और वो भी एक गॉड का। तो ये डिफरेंस है ऊपर ऊपर से दिखने वाली इंटरनल एनर्जी कल्टीवेशन मेथड और खुद से सेल्फ एनलाइटमेंट करी हुई कल्टीवेशन मेथड का। ये तो सच में बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। अगर मुझे हेवनली सॉर्ड सुप्रीम डिवाइन टेक्निक ग्योल राइटिंग की ब्लड प्रिंसिपल एल्डर सॉर्ड गॉड से शुरुआत में ही मिल जाती तो मैं इस रियलम तक और भी ज़्यादा जल्दी पहुंच जाता। अभी के लिए भले ही मैं रिबॉर्न हुए हेवनली डीमन के पावर को नहीं जानता, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि मैं अभी के लिए तो उससे बिल्कुल भी नहीं हारने वाला। लेकिन आखिरकार मेरे दिल में ये खाली खालीपन सा क्यों लग रहा है। इसके बाद हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो घोड़े पे चलते चलते सोच रहा होता है क्या मैं सच में अपने सारे एल्डर एंसेस्टर्स के साथ कनेक्शन खो चुका हूँ। एल्डर सॉर्ड गॉड की डांटे, एल्डर चो मैंगडे की चेतावनियाँ, एल्डर वैंग काओ काओ की सॉफ्ट वॉइस, मैं इन सभी को मिस करूँगा। जो कि ये सोचने के बाद वो लड़की बोलती है वेनरेबल मेरा मतलब ओल्डर ब्रदर, हम लोग पहुंच चुके हैं हेवनली डीमन कासल के पास। जो इतने बड़े डोर को देख करके सोचता है क्या इस चीज़ को सच में एक दरवाज़ा कहना ठीक भी होगा। आखिर ये लोग इस डोर को किस तरीके से खोलते होंगे और बंद करते होंगे रोजाना। इतना ही नहीं यहाँ पे तो लाखों डिमोनिक कल्टिस्ट भी हैं, नहीं अगर मैं देखूँ तो ये उससे भी ज़्यादा है। लगता है सेंट्रल प्लेन्स के लोगों ने इन डिमोनिक कल्टिस्ट के नंबर्स को लेकर के कोई मिस्टेक कर दिया था। जैसा कि लोग कहते हैं डिमोनिक कल्टीवेशन हजारों सालों से चलता आ रहा है, तो फिर इस जैसा एक ग्रुप जो कि इतने लंबे समय से इस कल्चर को प्रिजर्व करके रखा हुआ है, तो फिर इतने ज़्यादा लंबे ट्रेडिशन और हिस्ट्री की वजह से इनकी पोटेंशियल स्ट्रेंथ कितनी होगी। मैं तो अभी जो देख रहा हूँ वो इतने बड़े आइसबर्ग का तो बस एक टिप ही है। इसके बाद जो को एक गूंजती हुई आवाज़ आती है जो कि इस लड़की की होती है। इसको देख करके जो बोलता है हेवनली डीमन। ये छुटकी हंसते हुए बोलती है यही है हमारी गॉडेस। जो ये सुन के लड़की की तरफ देखते हुए सोचता है गॉडेस और वो भी एक औरत। इसके फेस पर बने इतने सारे पैटर्न्स की वजह से ये इतना ज़्यादा मैस्कुलिन लग रही थी, लेकिन ये एक औरत ही है। क्या ऐसा हो सकता है ये डिमोनिक कल्टिस्ट इसको एक गॉडेस की तरह रेफर इसीलिए कर रही है क्योंकि इसके पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। इसको अगर मैं ध्यान से देखूं तो फिर यहाँ पे कोई साइन ही नहीं है कि इसने कोई मार्शल आर्ट को मास्टर किया हुआ है, तो फिर इसके पास ऐसी कौन सी एबिलिटी है। ये सोचने के बाद जो उस लड़की से पूछता है तुम्हारी गॉडेस के पास एबिलिटी क्या है। लड़की बोलती है वो अरहिमन्स की वॉइस सुन सकती है। जो अरहिमन के बारे में सुन के सोचता है एल्डर सॉर्ड गॉड ने मुझे इसके एग्जिस्टेंस के बारे में बताया था। ये डॉक्टराइन डिमोनिक कल्टिस्ट के अंदर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रैंक का डीमन है, लिटरली सच्ची का एक लेजेंडरी बीइंग। अरहिमन को अंधेरे का एक स्पिरिचुअल अवतार भी कहा जाता था, उस लाइट डाइटी का जिसने कि इस यूनिवर्स को बनाया है। एक ऐसा राक्षस जो कि एनाहिलिएशन कैलेमिटी के साथ पैदा हुआ, इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के भाग्य के साथ।
ये औरत सच में दावा कर रही है कि ये उस जैसे एक राक्षस का वॉइस सुन सकती है, तो फिर क्या इसका मतलब ये है कि इस दुनिया में गॉड सच में एग्जिस्ट करते हैं। एक ह्यूमन जो कि दावा करता है कि वो गॉड के वॉइस को सुन सकता है। इवन मॉडर्न ज़माने में भी कुछ ऐसे रिलीजियस लीडर हैं जो कि इसी तरीके का दावा करते हैं। क्या तुम मेरे से सच में कह रहे हो ये लोग इतने समय से झूठ और फरेब करके इन सभी डिमोनिक कल्टिस्ट के ऊपर हजारों सालों से राज करते हुए आ रहे हैं? अगर ये लोग इनको इतने समय से बस धोखा और झूठ ही बोलते हुए आ रहे हैं तो फिर ये सच में बहुत ज़्यादा ही बुरी बात है। मेरा यहाँ पे आने का ओरिजिनल पर्पस था हेवनली डिवल यहाँ पे सच में अपेयर हुआ है या फिर नहीं हुआ है ये कंफर्म कर, लेकिन अगर ये लोग इतने सारे लोगों को मैनिपुलेट करके अगर एक जगह इकट्ठा कर लेंगे और उस पावर को यूज़ करेंगे जियांगो के ऊपर अटैक करने के लिए, तो फिर तो जोकलैन चेंबर ऑफ कॉमर्स भी बिल्कुल भी सेफ रह ही नहीं पाएगी। अगर ऐसा सच में पॉसिबल है तो मुझे ऐसा होने से रोकना ही पड़ेगा। जो कि ये सोचने के बाद वो औरत हवा में उड़ने लगती है और चिल्लाते हुए बोलती है, डिवाइन कल्ट के जितने भी फॉलोअर्स हो मेरी बातों को सुनो। जो उस औरत को यूं हवा में उड़ता देख करके सोचता है ये सच में कोई एक ऑर्डिनरी साइन की मेडन नहीं है। औरत बोलती है, आज यहाँ और अभी वो डिसेंड हुआ है। जो ये सुन के सोचता है ये जिसके बारे में अभी मेंशन की वो जरूर से ही हेवनली डीमन हुआ, या फिर दूसरे शब्दों में कहे तो डीमन गॉड, लेकिन वो है कहाँ पे? गॉडेस बोलती है, ओह माइटी लॉर्ड, जो इस पूरे वर्ल्ड को दंडित करेगा, ओ हमारे आदरणीय मेराइट डीमन पैलेस के डीमन गॉड सॉवरेन। वो 500 सालों वाली जो मून शैडो हेथ की प्रोफेसी थी वो अपने चरम पर पहुंच चुकी है। कृपया आप मेरे जैसे एक हम्बल सर्वेंट की बातों को सुनिए। अब गॉडेस की बातों के पीछे पीछे ये सारे डिमोनिक कल्टिस्ट भी ऐसा ही बोलने लगते हैं। गॉडेस इसके बाद एक तरफ उंगली करते हुए बोलती है, तुम चुनी जा रही हो सेक्रेट फायर को लेने के लिए, आगे बढ़ो और अपने चेहरे को दिखाओ। अब भाई वो गॉडेस किसी तरफ इशारा करी थी? वही छोटी बच्ची की तरफ। छोटी बच्ची तो ये सुन के एकदम खुश होकर के चिल्लाते हुए बोलती है, प्रोफेसी वाली जो चूजन वन थी वो मैं हूँ। जो ये देख करके हैरान होते हुए सोचता है तो ये वही लड़की है जिसको कि सेक्रेट फायर में पूरी तरीके से जला दिया जाएगा। जैसा कि सॉर्ड गॉड ने कहा था चूजन पर्सन एक सेक्रीफाइस बनेगी, उसके हार्ट को काट करके बाहर निकाल लिया जाएगा और उसके खून को सेक्रेट फायर के ऊपर छिड़क दिया जाएगा। जो जितने में इन सभी बातों को सोच रहा होता है वो छोटी बच्ची अपने टॉप के कपड़े को खोलते हुए आगे बढ़ने लगती है। जो इस कारनामे को देख करके गुस्सा हो जाता है, फिर गुस्से होते हुए अपने मन में सोचता है मुझे गुस्सा आ रहा है लेकिन क्यों? इससे तो मेरा कोई रिश्ता भी नहीं है, इससे तो मैं अभी बस जाते जाते मिला ही हूँ। ये तो बस एक डिमोनिक कल्टिस्ट की एक छोटी सी फॉलोअर है, इसीलिए उसकी डेथ को एक सेक्रीफाइस मानना आवश्यक है। तो फिर क्यों मेरी बॉडी इतना ज़्यादा गर्म होए जा रही है जैसे कि मेरे को बुखार आ रखा हो? जा फिर मुट्ठी भींचते हुए बोलता है, क्या इसको अपनी मौत के बारे में कोई चिंता ही नहीं है? ये पूरी तरीके से एक पागलपना है, ये कोई सेंस भी नहीं बना रहा। वो तो बस एक छोटी सी इमेच्योर गर्ल है, बस अपनी युवा अवस्था में सपने देखने और अपनी महत्वाकांक्षाओं को पालने वाली वो छोटी सी लड़की डेथ के बारे में क्या ही जानती होगी। अब जो जितने में ये बातें सोच रहा होता है उतने में ये लड़की अपने ऊपर के गमछे को उतार करके जैसे सर्जरी वाले पोजीशन में नहीं होता वैसे ही ये एक पत्थर पर लेट जाती है और बोलती है, मैं सेक्रेट फायर में जलने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद वो गॉडेस अपने पास से एक चाकू निकालती है और इस लड़की के पेट में जाकर के घोंप देती है। जो अपनी आंखों से ये सब होता देख करके अब और ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाता है और गुस्से में एकदम तेज़ी से वहाँ से गायब होता है और ये गॉडेस के हाथों को पकड़ लेता है। फिर उसके हाथों में रखे चक्कू को तोड़ते हुए बोलता है, क्या ये जो तुम्हारा गॉड है वो ह्यूमन लाइफ को इतना ज़्यादा लालच करता है? अगर तुम्हारा गॉड इतना ज़्यादा एक नैरो माइंडेड बीइंग है तो फिर इसका मतलब ये नहीं है यहाँ पे जो ये लाखों भक्त गैदर हो रखे हैं उनका भी लाइफ उनके लिए बस एक चींटियों के बराबर है। गॉडेस जो को देख करके तो पहले हैरान होती है, फिर हंसते हुए बोलती है, मैं गॉड के ऑर्डर को ओबे करूंगी। फिर ये अपने सर को जो के सामने झुका करके बोलती है, यहाँ इस डिवाइन कल्ट में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी डीमन गॉड के हिसाब से ही चलेंगी। जो इस पर चिल्लाते हुए बोलता है, अबे गधी कहीं की, मैं तेरा कोई डीमन गॉड नहीं हूँ।
गॉडेस उठते हुए बोलती है, आपकी ये छोटी सी सर्वेंट इस सेक्रेट फायर डिमोनिक जेड के एक छोटे से झलक को ही देख करके बता सकती है कि आप एक डीमन गॉड हो, तो फिर आप अपने ही एग्जिस्टेंस को ऐसे डिनाई कैसे कर सकते हो। जो ये सुन के सोचता है, क्या ये सेक्रेट फायर डिमोनिक जेड है? एल्डर सॉर्ड गॉड ने मुझे क्लियरली कहा था सेक्रेट फायर डिमोनिक जेड जो है वो डीमन गॉड का एक अनोखा चमत्कार है, एक ऐसा आइटम जो कि खुद ही सिंबलाइज करती है पूरे हेवनली डिवाइन कल्ट को। तो फिर क्या इसका मतलब ये है डिमोनिक कल्ट का वो लेजेंडरी ट्रेजर जिसके पावर को सिर्फ और सिर्फ डीमन गॉड ही संभाल सकता है वो यूचियोन ब्लड जेड है, या फिर कहे तो अजूरे जेड? गॉडेस बोलती है, परफेक्ट सेक्रेट फायर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ सेक्रेट फायर डिमोनिक जेड के द्वारा ही अवेकन किया जा सकता है। ओह डीमन गॉड, क्या आपने खुद को पहले ही रिवील नहीं कर दिया अपने डिमोनिक डिवाइन आर्ट के डिवाइन ऑरा से? गॉडेस की इन सभी बातों को सुनने के बाद वो सारे के सारे भक्त भी चिल्लाने लगते हैं, डीमन गॉड हमारे ऊपर दया कीजिए, डीमन गॉड की जय हो, हमारे ट्रू सेक्रेट फायर के ऑनर। इसके बाद भाई हमें एक और स्टोन टैबलेट को दिखाया जाता है जिसके ऊपर की वही मैथ का सिंबल बना रहता है। ये देख करके जो बोलता है, मुझसे ये मत कहना, ये तो पूरी तरीके से पागलपंती है। एक स्टोन टैबलेट जिसके ऊपर की इतने सारे मैथमेटिकल ग्राफ इतने अंदर तक एनग्रेव हो रखा है। इन सभी ग्राफ्स के अलावा ये जितने भी मैथमेटिकल नोटेशन हैं वो सारे के सारे कोरियन में लिखे हुए हैं और इवन हैंड राइटिंग भी कोरियन वाली है। ये जो स्टोन टैबलेट है बिना किसी शक के वही सॉर्ड टॉम के क्रिएटर से ही बिलोंग करती है। गॉडेस बोलती है, हम डिवाइन कल के छोटे मोटे सर्वेंट प्रोफेसी वाली डीमन गॉड की हेवनली डीमन ट्रिपल सॉर्ड को आपको ऑफर करते हैं। जो हेवनली डीमन ट्रिपल सॉर्ड के बारे में सुन के सोचता है, ये एक ऐसी सॉर्ड टेक्निक है जो जिसको कि रूमर्स के हिसाब से डीमन गॉड का एक लेजेंडरी टेक्निक कहा जाता है और इवन एल्डर सॉर्ड गॉड ने भी इस टेक्निक के बारे में सुना ही था, उसको कभी भी खुद से करते हुए किसी ने देखा ही नहीं। डीमन गॉड एक ऐसे मार्शल आर्टिस्ट थे जो कि पूरे 300 सालों तक जिंदा रहे थे सॉर्ड गॉड से पहले। लेकिन आखिर ये स्टोन टैबलेट है किस लिए? इसकी हैंडराइटिंग को देख करके ऐसा लग रहा है इसको पूरी सावधानी पूर्वक से बनाई गई है, मानो इसको किसी सांचे से छाप दिया गया हो। ये जरूर से ही मॉडर्न हैंडराइटिंग है जिसको कि कोरियन अल्फ़ाबेट के अंदर लिखा गया है जैसा कि सॉर्ड टॉम के अंदर था। ये एक ऐसी सॉर्ड टेक्निक है जो कि पूरी तरीके से डिफरेंट है हेवनली सॉर्ड फ्लो से। क्या एक ऐसी चीज़ एक ह्यूमन बॉडी से अनलीश की भी जा सकती है? एक फ्लॉलेस पागलपन जो कि सिर्फ और सिर्फ अटैक और डिस्ट्रक्शन के ऊपर ही फोकस करता है। ये तो पूरी तरीके से पागलपन ही है। अब जब उस स्टोन टैबलेट को देख रहा होता है तभी देखते देखते इसकी आंखें पूरी तरीके से पर्पल हो जाती है। इसके बाद जो डिमोनिक डिवाइन आर्ट के बारे में सोचने लगता है जहाँ पे जो हेवनली डीमन ट्रिपल सॉर्ड के बारे में बताता है, ये एक ऐसी सॉर्ड टेक्निक है जो कि तभी यूज़ की जा सकती है जब तुम्हारे पूरे शरीर पे परपेचुअल सेक्रेट फायर एनग्रेव हो रखी हो। अगर इस डिमोनिक डिवाइन आर्ट के लिमिटलेस इंटरनल एनर्जी को सपोर्ट ना किया जाए तो फिर तुम्हारी सारी की सारी क्यूआई और ब्लड आपस में उलट जाएगी जिसकी वजह से अल्टीमेटली तुम मारे ही जाओगे। इसके बाद भाई जो कुछ और बातें बताता है जो कि मुझे समझ में नहीं आई, लेकिन इसके बाद जो बोलता है ये जो हेवनली डीमन ट्रिपल सॉर्ड है वो परफेक्टली कंप्लीट करती है डिमोनिक डिवाइन आर्ट को। अगर मैं कैलकुलेशन करके इसके सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रक्टिव पावर के ऊपर देखूं तो ये हेवनली डीमन ट्रिपल सॉर्ड सरपास कर रही है सॉर्ड गॉड के हेवनली सॉर्ड फ्लो को। इवन डिमोनिक डिवाइन आर्ट के पावर के साथ भी मैं अपने एबिलिटी में इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि मैं हेवनली डीमन ट्रिपल सॉर्ड को पूरे फुल पावर पे अनलीश कर पाऊंगा। अब भाई जो ये सोचते सोचते जो ये अपना तलवार निकालता है ना भाई, क्या ही सेक्सी सा पैनल लग रहा है नहीं? हाथों में एक इतनी खतरनाक सी तलवार, आंखें एकदम पर्पल, चारों तरफ डिमोनिक एनर्जी ही एनर्जी।
नाउ बैक टू द जो, जहाँ पे वो अपने तलवार को निकालते हुए बोलता है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि डीमन गॉड ने अपनी सारी की सारी चीज़ें लगा दी सिर्फ इन्हीं 3 स्ट्राइक में ही। ये बोलने के बाद जो तलवार से एनर्जी पास करते हुए एक एनर्जी का बॉल बनाने लगता है। फिर देखते ही देखते वो बॉल एकदम बड़े से साइज की हो जाती है। ये देख करके जो बोलता है, सच में ये जो हेवनली ट्रिपल सॉर्ड की जो पावर है बिना किसी शक के अनप्रिडिक्टेबल है। अब इस एनर्जी बॉल को देख करके जितने भी भक्त होते हैं वो भी खुशी में रोने लगते हैं। इसके बाद जो अपने उस अटैक को फायर कर देता है, जहाँ पे वो फायर करते करते बैकग्राउंड में बोल रहा होता है, ये जो मार्शल आर्ट है सच में वो शॉर्ट टॉम का ही एक हिस्सा है। या फिर अगर मैं दूसरे शब्दों में बोलूँ तो टॉम के जो रिमेन्स हैं वो उससे भी पुराने हैं जितना कि मैंने सोचा था। या फिर क्या यह सिर्फ इतना ही है कि जिस एरा में सॉर्ड गॉड और डीमन गॉड ने मॉडर्न लोगों के इतने सारे रेलिक्स को खोजा था वो बस अलग अलग था। तो फिर क्या इन दोनों सॉर्ड गॉड और डीमन गॉड के मार्शल आर्ट का रूट एंशिएंट टाइम्स का एक मॉडर्न पर्सन से आगे बढ़ा है? अब भाई तुम जो के अटैक का पावर तो देख ही सकते हो, इसकी इतनी पावर है कि ये स्पेस तक को सैटर कर रहा है। अब जो दोबारा बोलना शुरू करता है, आखिर इस मुरीम की हिस्ट्री में एक मॉडर्न पर्सन कर क्या रहा था? अगर ऐसा है तो फिर मैं कौन हूँ? एक और मॉडर्न वर्ल्ड का बंदा जो कि इस दुनिया में अपेयर हो गया इनके इस मार्शल आर्ट को सीखने के लिए, जैसे कि कोई मैं कहानी का हीरो हूँ। भाई तुझे नहीं पता लेकिन तू सच में हीरो है, तू सच में प्रोटैगनिस्ट है। राइटर सारी सारी चीज़ें तुझे ही दे रहा है। तेरे अलावा बाकी यहाँ पे जितने सारे के सारे हैं वो बस झुंझुला हिलाने के लिए बैठ रखे हैं। अब जो दोबारा से बोलता है, क्या अभी मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे आना मेरे भाग्य में ही लिखा हुआ था? मैं इतनी दूरी तक हेवनली कासल तक जो आया वो मैं खुद से नहीं आया, लेकिन किसी एक बहुत ही बड़े फेट के फोर्स के गाइड की वजह से आया। क्या इवन एक छोटी सी बच्ची को बचाने का इंटेंशन भी किसी डिवाइन बीइंग के पहले से ही बनाए गए रास्ते के अंदर आता है? भाग ये फालतू से किस्मत। अगर ये सच में सही होती तो सबसे पहले तो मैं किसी एक टाइकॉन के बेटे के तौर पे पैदा होता अपने मॉडर्न टाइम्स में। मेरे जो पास्ट लाइफ थी वो कुछ भी नहीं, बस एक फ्रस्ट्रेशन और फेलियर की ही स्टोरी है। मेरी लाइफ बिना किसी एक छोटे से लक के गुजरा, लेकिन जब मुझे लगा कि मेरी लाइफ फाइनली अच्छी होने को जा रही है तभी मेरे पापा गुजर गए। इसके बाद जब मैं फाइनली एक अडल्ट बना तो मेरी मदर भी गुजर गई। इसके बाद मेरी बची हुई लाइफ कंस्ट्रक्शन साइट पे और डिलीवरी जॉब्स के बीच में झूलती रही। मैंने अपने 7 साल बर्बाद कर दिए, लेकिन फिर भी एक छोटा सा सिविल सर्वेंट का एग्ज़ाम तक नहीं पास कर पाया। इसके बाद मेरी गर्लफ्रेंड और मेरे सारे के सारे फ्रेंड भी मुझे छोड़ करके चले गए, जबकि केवल जीवन की थकान और परिवार की लालसा ही मेरे पास रह गई। इवन जब मैंने मुरी में भी रीइंकार्नेशन ले लिया था तब भी मेरी कोई बड़ी ज़िंदगी जीने की कोई इच्छा नहीं थी। मुझे तो बस एक छोटा सा प्यारा फैमिली ही चाहिए था। इसके लिए मैंने अपना सबसे बेस्ट किया उस फालतू से चीज़ पैसे को कमाने के लिए। गॉड्स का चुना हुआ भक मैं नहीं मानता। जो ये सोचने के बाद चिल्लाते हुए बोलता है, तुम भी ये डीमन कल्ट के अंधे भक्त मेरी बात को ध्यान से सुन लो। मैं ये दोबारा से कह रहा हूँ, मैं तुम्हारा वो किसी भी तरीके का डीमन गॉड नहीं हूँ जो तुम इतने समय से इंतजार कर रहे थे। अब भाई जो की बातों को सुनने के बाद इसके अंधे भक्त रोते हुए चिल्लाते हुए बोलते हैं, हम पे कृपा कीजिए प्लीज़, हमें और डांटिए, हम जैसे छोटे से लोली सर्वेंट को और डांटिए। इसके बाद भाई इतने में ही नहीं रुकते, कुछ और भक्त तो इतना तक बोलते हैं, ओ डीमन गॉड प्लीज़ आप अपने सेक्रेट फायर का यूज़ कीजिए और हम जैसे लोली सर्वेंट को पूरी तरीके से ख़त्म ही कर दीजिए। जो इनकी बातें सुन के बोलता है, ये लोग क्या ही तो क्रीपी लोग हैं, पागल कहीं के। फिर गॉडेस भी बोलती है, ओह डीमन गॉड प्लीज़। मेडन भाई इतना बोलती है कि जो एकदम गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, चुप हो जाओ, मेरी ये लास्ट वार्निंग है तुम्हारे लिए, मुझे ढूंढने के लिए कभी भी दोबारा मत आना, नहीं इस सिंजियान जगह से अपनी एक पैर तक को बाहर मत निकालना। अगर मैंने तुम्हारी वो फालतू से एक्टिविटीज़ के बारे में सेंट्रल प्लेन्स की एक हवा भी सुनी तो फिर मैं तुम सभी को यहीं इसी अल्टार पे गैदर करूँगा और एक एक को चुन के मारूंगा तुम्हारे द्वारा ही ऑफर की गई इस हेवनली डीमन ट्रिपल सॉर्ड की हेल्प से।
अब इसी के साथ भाई हमें एक और सेक्सी सा पैनल देखने को मिलता है जो का डिमोनिक फॉर्म के साथ। मेडन ये सुन के सिर को झुकाते हुए बोलती है, जैसा कि हमारे डीमन गॉड चाहते हैं हम लोग वैसा ही करेंगे। आपकी ये छोटी सी सर्वेंट आपके बातों के ओबे करने के अलावा कुछ और करेगी भी नहीं। जो इसको देख करके बोलता है, पागल कुतिया कहीं की। फिर ये बोलने के बाद अपने तलवार को हवा में लेविटेट करता है और उसके ऊपर खड़े होकर के मेडन से बोलता है, और हाँ, इस बच्चे की लाइफ को जरूर से ही छोड़ देना। मेडन बोलती है, जैसी डीमन गॉड की इच्छा। जो ये सुनते ही फिर वहाँ से कट लेता है। इसके बाद मेडन खड़ी होती है और अपने पास खड़े बंदे से बोलती है, आज से हमारे कल्ट को दोबारा से डिवाइन कल्ट के नाम से जाना जाएगा और जितने भी हमारे फॉलोअर्स यहाँ पे गैदर हुए हैं उन सभी को इसमें एंटर करने दो। अगर एक बार में सारे के सारे अंदर नहीं आ पाते तो डिवाइन कल्ट को एक्सपेंड करो। इस पर कि वो बंदे बोलते हैं, लेकिन अगर हम ऐसे एक्सपेंड करेंगे तो हमें इसमें बहुत ज़्यादा ही खर्चा आएगा। मेडन बोलते हैं, तो फिर क्या तुम हेवनली डीमन के ऑर्डर को डिसोबे करना चाहते हो, या फिर तुम्हारे पास कोई और तरीका है जिससे कि आर्क प्रीस्ट इन सभी छोटे मोटे कल्टिस्ट को बिना कासल के दरवाजे को बंद किए हुए कंट्रोल कर सके। ये डिवाइन वर्ड्स है जो कि हेवनली डीमन से आया है। क्या डिवाइन कल्ट के हिस्ट्री में कभी भी ऐसा हुआ है कि कोई भी डिवाइन वर्ड कभी भी सच ना हुआ हो? क्या तुम ये नहीं चाहते उनकी ये जो इच्छा थी वो सच हो जाए? ये सुन के वो बंदा मुंह बनाते हुए सोचता है, आखिर किसको इन डिवाइन वर्ड के ग्रेटनेस के बारे में नहीं पता, लेकिन इसका मतलब तो यही है, ये होगी हमारी डिवाइन कल्ट का डिस्ट्रक्शन। मेडन फिर चिल्लाते हुए बोलती है, डीमन गॉड क्लियरली अभी की जो डिवाइन कल्ट है उससे नफरत करते हैं। क्या आर्च प्रिस्ट को इसके रीजन के बारे में और ज़्यादा इंक्वायर करना है? आर्क प्रिस्ट घबराते हुए बोलता है, नहीं नहीं, मैं नहीं चाहता। मेडन बोलती है, सारी चीज़ें सेक्रेट फायर की इच्छा के हिसाब से ही होगी। आर्क प्रिस्ट भी बोलता है, हाँ हाँ, सारी चीज़ें सेक्रेट फायर की इच्छा से ही होगी। लेकिन भाई ये बोलते बोलते इस बंदे का चेहरा देख सकते हो। ये जिस तरीके का चेहरा बना रहा है, मेरे को लगता है ये आगे जा कर के कुछ ना कुछ तो उंगल करेगा ही। इसके बाद हमें जो को दिखाया जाता है जो कि मस्त अपने स्वॉर्ड पे उड़ते हुए जा रहा होता है, जहाँ जो उड़ते उड़ते सोचता है, जब से मैंने ये डिमोनिक डिवाइन आर्ट को सीखा है, नो मैटर मैं भले ही कितना भी अपने इंटरनल एनर्जी को खर्च कर दूँ, मेरी इंटरनल एनर्जी और मेंटल पावर ऐसा लगता है कभी ख़त्म होगी ही नहीं। अपने रीइंकार्नेशन के शुरुआती दिनों में सेंट्रल प्लेन के विशाल भूगोल से निराश होकर के मैंने उन लेखकों से संपर्क किया जो सिचुआन से आनहुई तक तेजी से उड़ान भरने में सक्षम नायक की रचना करना चाहते थे, और कहा कि यह सचमुच बेकार था। मुझे माफ़ कर दो कि मैं अब खुद ही उन उड़ने वालों में से एक हूँ। अब तो मैं दोबारा अपने मॉडर्न टाइम से वापस जाना चाहता हूँ। अपने इस स्पीड के साथ तो मुझे बस 30 ही मिनट लगेगा सियोल से बुसान तक जाने में। अगर मैं वापस जा सकता तो मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करता, बिना इस बात की जलन किए हुए कि मेरे पास बेंज और BMW नहीं है। सच में अब तो मुझे ऐसा लग रहा है अब मैं मार्शल आर्ट के बिना रह ही नहीं पाऊँगा। इसके बाद हमें एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो टांगक्लैन के कार्टिलेज के सामने खड़ा हो रखा होता है। जो को देख करके वहाँ पे खड़ा गार्ड जो के पास आकर के जो को ग्रीट करते हुए बोलता है, मैं हूँ हाक्सू, आउटर कोड का चीफ पेट्रोलर। जहाँ जो उस बंदे से बोलता है, मैं पैट्रियाज से मिलना चाहता हूँ। वो बंदा बोलता है, पैट्रियाज भी आपसे मिलने के लिए आदी हो रहे हैं, प्लीज़ हमारे साथ आइए। इसके बाद वो बंदा जो को लेकर के पैट्रियाज के पास जाता है जहाँ पे पैट्रियाज अपने नीडल्स के साथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। अब जब पैट्रियार्च जो को नोटिस नहीं करते हैं तो जो ये देख करके सोचता है, इवन ये टांग मोहो जो की है वो अनरेस्ट्रेंड रियलम के पूरे पीक पे बैठा हुआ है। क्या ये एकदम ही नॉर्मल नहीं है कि ये मेरे इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस को इतनी आसानी से सेंस कर ले? अब जो जब पैट्रियार्च के सामने आता तो पैट्रियार्च भी अपना ट्रेनिंग बंद करके बोलते हैं, वॉरियर जो हो आई, तुमने तो टांग क्लैन के सीक्रेट टेक्निक के ऊपर अपना एक और इन्फ्लुएंस का छाप छोड़ दिया। जो बोलता है, इन्फ्लुएंस? आपका क्या मतलब है इससे? पैट्रियार्च बोलते हैं, ये जो हमारी सीक्रेट टेक्निक है वो पूरी तरीके से पॉइजन और हिडन वेपन्स को मैनिपुलेट करने के बेस के ऊपर बंधी हुई है, और हमें ये मार्शल आर्ट को करने के लिए
एनर्मस अमाउंट का कंसंट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है और इसी वजह से हमें खुद को और ओपोनेंट को दोनों को ही हार्म होता है, जिसकी वजह से ये नेचुरली हमारे लिए यूजलेस हो गया। जो जैसे इस बात को सुनता है इसको स्काई ऑब्स्ट्रक्टिंग फ्लेमबोयंट रेनफॉल की याद आती है, जहाँ पे पैट्रियाच के साथ साथ इसकी भी एल लग गई थे। जो उसको याद करने के बाद बोलता है, क्या ऐसा हो सकता है आपकी ये जो सीक्रेट टेक्निक है वो ब्रेन के कंप्यूटिंग पावर को इन्हेंस कर देती है? पैट्रियाच बोलते हैं वो पॉसिबल भी कैसे है? जो बोलता है हमारा जो ह्यूमन ब्रेन होता है वो बहुत ज़्यादा ही मिस्टीरियस होता है। अगर आप किसी एक हिस्से को बहुत ज़्यादा ही विकसित कर लेंगे तो दूसरा अपने आप कमज़ोर हो जाएगा। आप कुछ समय तक ऐसा ही ट्रेनिंग करने के बाद अनडिफीटेबल बन जाएंगे, लेकिन उसकी वजह से आपकी जो सेंसेस होंगी वो पूरी तरीके से डल पड़ जाएंगी। पैट्रियाच, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? पैट्रियाच बोलते हैं मुझे इसके बारे में कोई चिंता नहीं है, लेकिन मुझे अभी के टाइम पे ऐसा फील हो रहा है कि मैं तुम्हारे सामने नंगा खड़ा हो रखा हूँ। जो ये सुनने के बाद अपने पास से लाल किताब निकालता है और उसमें कुछ लिखते हुए बोलता है, क्या ही तो आयरनी है। हिडन वेपन यूज़ करने की वजह से टांकलैन असैसन्स के लिए बहुत ही ज़्यादा एक असुरक्षित जगह है। पैट्रियाच बोलते हैं लेकिन तुम इन सभी बातों को नोट क्यों करे जा रहे हो? जो ये सुन के अपना लिखना बंद करता है और हंसते हुए बोलता है, ये तो बस मेरी हैबिट है कि मैं जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको डॉक्यूमेंट करके रखता हूँ। इसके बाद पैट्रियाच सीरियस होकर के बोलते हैं, क्या हेवनली डीमन सच में अपेयर हो गया और हेवनली डिमोनिक कासल के अंदर क्या क्या हो रहा था? जो बोलता है वहाँ पे कोई हेवनली डीमन नहीं है, उन सभी को ऐसा कंसिडर करो कि वो पूरी तरीके से ख़त्म ही हो चुके हैं। पैट्रियाच ये सुनते ही हैरान होकर के बोलता है, क्या हेवनली डीमन कासल खत्म हो गया? जो बोलता है हाँ बिल्कुल। पैट्रियाच ये सुन के सोचते हैं, कैसल खत्म हो गया? क्या मुरीम अलायंस ने इतने समय पे कोई मूव किया? वे सोचते क्या है, हेवनली डीमन कासल का टेरिटरी कहाँ पे है? हमें जरूर से ही कुछ ना कुछ रूमर्स तो सुनाई देता ही, अगर कोई भी एक बहुत बड़ी फोर्स उस उबर खावर क्विंगिंग प्रोविडेंस के ऊपर छोड़ा जाता तो, जो कि वो इतनी बड़ी सूखी हुई रेगिस्तान को पार करती और वेस्ट में इतनी दूर सिंजियान की तरफ जाती, जहाँ पर कि किनलियान टाइसिन माउंटेन्स हैं। पैट्रियाच ये सोच ही रहे होते हैं कि तभी जो बोलता है, ये किसी तरीके का कोई वॉर ब्रोकआउट नहीं था, तुम इसको ऐसा कह सकते हो उनका जो पूरा कैसल है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है या फिर पूरी तरीके से सील हो चुका है। तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं हो रहा नहीं? पैट्रियाच बोलते हैं बिल्कुल भी नहीं, तुम जरा एक बार मेरे पर्सपेक्टिव से इन सभी मामलों को देखो तो सही, तुम्हें ये कुछ ज़्यादा ही गलत नहीं लग रहा? मैंने उन कमीनों को कितनी बार फेस किया हुआ है, वो हरामी लोग जो कि सिचुआन ब्रांच के डिमोनिक कल्ट में रहते हैं, उनको मैंने कितनी बार काउंटलेस टाइम फेस किया हुआ है। लेकिन अब तुम अचानक से मेरे पास आ रहे हो और कह रहे हो कि वो सारे के सारे अब अचानक से ख़त्म हो गए हैं, जबकि वो ये हज़ारों सालों से एक पत्थर की तरह खड़े हो रखे थे। जो बोलता है ठीक है, तुमने इतने समय में सिचुआन ब्रांच को कुछ ना कुछ तो उंगल किया ही होगा, लेकिन क्या तुम लोगों को उनकी तरफ से एक चूंचा भी फेस करने को मिली? तो फिर क्यों ना तुम अभी के अभी जाओ और सिचुआन ब्रांच का जो हेवनली डीमन कासल है उसको बर्बाद करके वहाँ पे टांकलैन का झंडा लहरा दो अभी के अभी। बस एक सिंपल सा एक छोटा सा टेक ओवर, ये देखने के लिए कि वो डिमोनिक कल्टिस्ट इस चीज़ के ऊपर कोई भी रिएक्शन देते हैं या फिर नहीं। पैट्रियाच तो भाई ये सुन के हैरान ही हो जाता है, जो सिचुआन ब्रांच के ऊपर टेक ओवर करने की बात कर रहा है। तभी जो बोलता है, वाह जरा देखो तो सही, टांकलैन का ये एक बच्चा इससे होने वाले एक छोटे से कॉन्सिक्वेंसेस से डर रहा है। क्या तुम सच में इतने ज़्यादा डरपोक हो? और अगर तुम नहीं डर रहे हो तो चलो चलते हैं और सिचुआन ब्रांच के उस डीमन कासल को बर्बाद करके आ जाते हैं। आखिर तुम चिंता ही क्यों कर रहे हो उन सभी कमीनों के बारे में, जब उन्होंने कोई भी मूव किया ही नहीं है 1 महीने से? पैट्रियाच ये सुन के सोचते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई ऐसा बंदा जो कि 3 महीने से यहाँ से गायब हो रखा था, उसको सिचुआन के सिचुएशन के बारे में इतना ज़्यादा पता है? पैट्रियाच ये सोच के बोलते हैं, क्या मैं तुम पे सच में ट्रस्ट कर सकता हूँ? जो बोलता है, देखो तो सही देखो तो सही, ये तो यूज टू हो चुका है फूल बनते बनते। पैट्रियाच बोलते हैं, अबे मैं एक पैट्रियाच समझा, मेरा एक डिसीजन इस पूरे क्लैन के फेट को डिटरमाइन करता है। जो बोलता है, चलो फिर ठीक है, सिचुआन ब्रांच का जो डिमोलिशन है उसका डिसीजन पूरी तरीके से तुम्हारे ही ऊपर है मिस्टर पैट्रियाच। अब अगली चीज़ आती है हमारी लिस्ट, आखिर तुम कितना और कैसे आयरन और मुझे सेंड करने वाले हो? मैं तुम्हें सजेस्ट
सजेस्ट करता हूँ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। पैट्रियाज बोलते हैं मैं इसके बारे में स्टीवर्ड को बता दूंगा, तो उनसे इस बारे में डिस्कस कर लेना। अब जो ये सुन के भाई कमीनों वाली एक स्माइल देता है और सोचता है ये बंदा ऐसा लगता है नैनगोम क्लैन के नैनगोम सू की ही तरह है, एक नोबल मार्शल आर्टिस्ट जिसके पास की इन सभी मामलों में कोई कंट्रोल है ही नहीं। उन सभी बिजनेसेस को संभालने की जिम्मेदारी एक स्टीवर्ड को दे देना जिसके अंदर की हज़ारों और 10,000 गोल्ड कॉइन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है एक साल में। ये तो और भी अच्छा है मेरे लिए। अगर मैं इसको अपने एक दूसरे पक्ष के तौर पर रख लूँ तो क्या ही तो बेकार सा डिसीजन था एक वुल्फ को इतने सारे शिप्स को गार्ड करने को छोड़ देना मिस्टर पैट्रियाच। अब भाई जो जितने में इन सभी बातों को सोच रहा होता है इसके ऑरा से भाई स्टीवर्ड की हालत देख सकते हो उसकी कैसे फटी पड़ी है, जो इन सभी बातों को सोचने के बाद एकदम प्यार से स्माइल देते हुए बोलता है ठीक है पैट्रियाच, मैं इन सभी बातों को स्टीवर्ड से ही कर लूँगा, लेकिन हेवनली आइस स्पिरिट के बारे में क्या? पैट्रियाच बोलते हैं इसके बारे में मैंने वेनम ड्रैगन मैनर को पहले ही बता दिया है कि अरेंजमेंट कर ले, लेकिन तुम्हें 200 ग्राम से ज़्यादा देना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। अगर तुम्हें सच में इसकी वैल्यू के बारे में पता है तो तुम्हें इतना तो एक्सेप्ट करना ही चाहिए, हमारी यह बेस्ट है जो कि हम तुम्हारे लिए कर सकते हैं। जो बोलता है हाँ मैं जानता हूँ, टांग क्लैन कभी भी अपने बदले और ग्रेटिट्यूड को नहीं भूलता, इसको मेरे से बेहतर और कौन जान सकता है। चलिए फिर ठीक है, बाद में मैं भी आपको एक गिफ्ट भेज दूंगा मिस्टर पैट्रियाच। पैट्रियाच बोलते हैं ठीक है मैं इसके लिए इंतज़ार करूंगा। अब इसी के साथ भाई ये टांग क्लैन वाली स्टोरी ख़त्म हो जाती है। इसके बाद हमें नेमचंद के अंदर का सीन दिखाया जाता है जो क्लैन चेंबर ऑफ कॉमर्स का, जहां पे एक मीटिंग चले जा रही होती है, जहां पे मैनेजर ली बोलते हैं ये इम्पॉसिबल है, आप और ज़्यादा हीफाई की इन्वेंट्री से नहीं ले सकते। इवन अब तो हीफाई के जो रेसिडेंट हैं वो भी अब दंगे करना शुरू कर रहे हैं। जीगल ये सुन के बोलता है लेकिन हम और क्या कर सकते हैं सिंजियान के मिलिट्री हेडक्वार्टर्स को खुश करने के लिए। मैंने आपको ये पहले ही बता दिया, उनके जितने भी लो रैंकिंग वाले ऑफिशियल्स हैं उन सभी ने इंसिस्ट किया है उनका खाना जो क्लैन चेंबर ऑफ कॉमर्स से ही आए। मैंने बड़ी मुश्किल से उन सभी सोल्जर्स के एपेटाइट को कंट्रोल करके रखा हुआ है, अगर आप ही ऐसा कहेंगे कि ये इम्पॉसिबल है तो फिर मैं क्या करूँगा। मैनेजर ली ये सुन के सोचते हैं कोका कोला और ये जो बर्गर है वो रेगुलर खाने से 5 से 6 गुना ज़्यादा महंगा है। मैनेजर ली ये सोच के बोलते हैं आखिर ये ऑर्डिनरी सोल्जर्स इतने ज़्यादा पैसा आखिर ला कहाँ से रहे हैं जो कि ये डेली डेली इतना महंगा महंगा खाना खाते हैं। ईलोंग बोलता है ये सारी की सारी चीज़ें वो पागल जनरल युक यूमोन की वजह से है, मैंने ये खुद की आंखों से देखा है, वो ठंडी ठंडी दारू के इतने सारे बोतलों को पीने के बावजूद और ज़्यादा भूखा है। इतना ही नहीं, उसके जितने भी सबॉर्डिनेट सोल्जर्स हैं उसके सामने वो सेखी बघाड़ते हुए कहता है कि वो 1 महीने तक हमारे फूड को एंजॉय कर सकता है। इस वजह से ऐसा हो ही नहीं सकता, एक जनरल जिसको भी कहा जाता है मैन ऑफ हिज वर्ड वो अपने शब्दों से पीछे जाएगा, लेकिन शायद अब उसे खुद ही इस बात पे पछतावा हो रहा होगा। जीगल ये सुन के हैरान होते हुए बोलता है अब मुझे समझ में आया वो इतना ज़्यादा फूड की डिमांड क्यों कर रहे थे, जितना उनको फूड मिलता था वो 100 ऑफिशियल्स के लिए तो बहुत ज़्यादा था। अब मुझे समझ में आ रहा है कि वो इतने सारे फूड को अपने सोल्जर्स के लिए मंगवा रहा है। जियांगो बोलता है अब हम और क्या ही कर सकते हैं, जब जनरल युक यूमोंग ने पर्सनली खुद एक लेटर भेज के हमसे सप्लाई की डिमांड की है, जिसकी वजह से ये हमारे लिए एक चेकमेट मूव की तरह था और हम ऐसी सिचुएशन में है कि इसको एक्सेप्ट करने के अलावा हम और कुछ कर भी नहीं सकते। जीगल बोलता है ऐसा लगता है अब हम इसमें कुछ कर ही नहीं सकते, मुझे लगता है हमें डार्क हेवन एसोसिएशन के शेयर को 1/3 कम करना ही पड़ेगा। जीगल की इस बात को सुनते ही ये शैडोलेस किंग चिमकांडी बुढ़ा चिल्लाते हुए उठता है और बोलता है नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। ईलोंग बुढ़े को देख करके बोलता है अबे हरामी, हमें लगता है तेरे जो एंटीटोड का जो सप्लाई है उसको ही कट करना पड़ेगा। बुढ़ा ये सुनते ही जमीन पे लेट करके बच्चे की तरह तिलमिलाते हुए बोलता है काट दो तुम इमोरल ब्रैट्स कहीं के, ये मेरे लिए बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है अगर मैं यहाँ पे पॉइजन से मर जाऊँ या फिर वहाँ पे जा करके एसोसिएशन लीडर के हाथों से। ईलोंग बुढ़े की नाटक को देख करके जियांगो से बोलता है ये बुढ़ा दोबारा से शुरू हो गया। इसके बाद ये दोनों बुढ़े के एक एक पैरों को पकड़ने के
के लिए जाते हैं। बुढ़ा ये देख करके चिल्लाते हुए बोलता है, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, तुम दुनिया में सबसे बड़े बदमाश कहीं के। तुम लोगों को क्या इसके बारे में पता नहीं है, छोटों को बड़ों का रिस्पेक्ट करना चाहिए। ईलोंग बोलता है, ये बातें तेरे जैसे एक चिमकांडी बुढ़े के मुंह से तो नहीं निकलनी चाहिए, जिसने कि अपनी पूरी पूरी ज़िंदगी किसी के शैडो के पीछे छुप के बिता दी, और कहीं घूमने भी जाता तो किसी और के पीछे छुप के घूमने जाता। अब जब बुढ़े का दाल वहाँ पे नहीं गलता तो वो अपने बॉडी को तेज़ी में मूव करता है और वहाँ से शैडो बन के गायब हो जाता है। ईलोंग ये देख करके गुस्सा करते हुए बोलता है, ये बुढ़ा देखो दोबारा से भाग गया। चिमकांडी बोलता है, तुम मुझे शैडोलेस किंग को इतने ज़्यादा हल्के में ले रहे हो, अपनी आंखों को जरा तेज करो और मेरे को ट्राई करो ढूंढने की। जीगल ये देख करके सोचता है, ये हरामी बुढ़ा ऐसे ही छुपा रहेगा और हमारी मीटिंग की सारी बातें सुन के ये अपने लीडर को जा करके रिपोर्ट कर देगा। उसके बाद 8 किंग्स और उसके सबॉर्डिनेट्स यहाँ पे आएंगे और किसी कबाब में हड्डी की तरह हमारे बिजनेस के बीच में पड़े रहेंगे। जीगल के ये सोचते ही वहाँ का दरवाज़ा खुलता है और वहाँ से एंट्री करता है अपना जो को देख करके मैनेजर ली चिल्लाते हुए बोलते हैं, चेयरमैन आप आ गए। अब जो जैसा ही एंट्री करता है वो शैडोलेस किंग को नोटिस करके उसकी तरफ अपना पाम भेजता है और उसको हवा में ही उठा लेता है, जहां जीगल और जियांगो जो को किसी बंदे के ऊपर टेलीकिनेसिस का यूज़ करते हुए देख करके हैरान हो जाते हैं। और वो भी कोई ऑर्डिनरी सा ह्यूमन नहीं, एक किंग, और वो भी शैडोलेस किंग। इसके बाद जीगल उस बुढ़े के बारे में और भी ज़्यादा डिस्क्रिप्शन देता है जो कि हमारे किसी काम का नहीं है, इसीलिए वी इग्नोर दिस। अब जो उस बुढ़े को कॉलर से पकड़ते हुए बोलता है, ये बुढ़ा कौन है बे और यहाँ पे ये छुपा हुआ क्यों था। जीगल बोलता है, इसको डार्क हेवन एसोसिएशन से डिस्पैच किया गया है, तुम उस बुढ़े को और अपनी चिंता को छोड़ सकते हो। जो जैसे ही डार्क हेवन एसोसिएशन का सुनता है उस बुढ़े की गर्दन को दबाते हुए बोलता है, क्या तुम लोग मरना चाहते हो। बुढ़ा ये देखते ही इज्जत से एकदम माफ़ी मांग लेता है। जो ये सुनते ही उसको फेंकते हुए बोलता है, निकल जाए यहाँ से। इसके बाद बुढ़ा अपना कट लेता है और जो बोलता है, चलो इस मीटिंग को दोबारा से शुरू करते हैं। वाइस चेयरमैन जीगल, मुझे एक ब्रीफ रिपोर्ट ला करके दो, जितने भी अभी रिसेंट इवेंट हुए हैं उन सभी के। ये सुन के जीगल भी बोलता है, अभी लाया। जियांगो जो को देख करके सोचता है, पहले ऐसा फील होता था कि हम जो फ्रेंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा ही क्लोज फ्रेंड्स हैं और एकदम ही सेम एज के हैं, लेकिन अब जब ये मेरे सामने खड़ा हो रखा है तो इसका इम्प्रेशन ऐसा लग रहा है जैसे कि मुरी में कोई हाई अथॉरिटी वाला बंदा हमारे सामने खड़ा हो। इसके बाद जो कुछ समय की जितनी भी चीज़ें हुई थी उन सभी चीज़ों को जब पढ़ लेता है तो जीगल से बोलता है, तुमने सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल किया, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पे तुम डिसअपॉइंट कर दिए मेरे को। नैनगोम पैट्रियाज ने ज़रूर से ही कुछ ऐसे मार्शल आर्टिस्ट को तो भेज ही दिया होगा जिनके फेस एकदम ही अननोन होंगे, लेकिन फिर भी वाइस चेयरमैन जीगल रिपोर्ट में उन सभी को यूज़ करने के बारे में एक शब्द तक नहीं लिखा है। वो क्यों? अगर तुम उन सभी का हेल्प लेते तो फिर ये लोकल गुंडे जितने भी हैं उन सभी से जितना भी डैमेज हुआ है वो बहुत ज़्यादा ही कम हो जाता। इवन तुम लोगों को डार्क हेवन एसोसिएशन के अनरीजनेबल जेलसी के बारे में भी नहीं पता चला। अब जो की बातों पे इन दोनों में से कोई भी कुछ भी नहीं बोलता, तो ये देख करके जो बोलता है, आखिर हमारे नैनगोम के भाइयों के ज्ञान को क्या हो गया है, कहीं वो धूल चाटने तो नहीं चली गई। जीगल फिर बोलता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, जो डार्क हेवन एसोसिएशन है वो हमेशा ही अपने 8 किंग्स को ही भेजा करती थी, लेकिन क्योंकि तुम यहाँ पे नहीं थे इस वजह से हमारे पास कोई भी पावरफुल एक्सपर्ट था ही नहीं उन सभी को मैच करने के लिए। जो बोलता है, नहीं मैं डार्क हेवन एसोसिएशन की बात नहीं कर रहा, मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ यहाँ पर जो ये छोटी मोटी लड़ाइयाँ हुई हैं उनका डैमेज को तुम क्यों नहीं कम कर पाए। जीगल इस पर शर्माते हुए बोलता है, मुझे माफ़ कर दो। जो बोलता है, लेकिन फिर भी ये अत्यंत सराहनीय है तुम्हारे लिए कि तुमने कोल डिपॉजिट को एक्सप्लोर किया और उसको कोल माइन करके प्रोसेस भी करने लग गए, और ये जो तुम्हारी टाइमिंग थी ये एकदम ही परफेक्ट है, तुमने सच में बहुत ही अच्छा किया। ग्रुप लीडर पेंग ने सच में ज़रूर से ही बहुत ज़्यादा ही हार्डवर्क किया होगा। जीगल बोलता है, थैंक्स, लेकिन ये तुम्हारा परफेक्ट टाइमिंग से क्या मतलब था। जो खड़े होकर के खिड़की की तरफ जाते हुए बोलता है, यहाँ पे आओ तुम सभी।
इसके बाद जब ये लोग खिड़की खोल करके बाहर देखते हैं तो बाहर कुछ देख करके हैरान हो जाते हैं। वो लोग देखते हैं हज़ारों ओट्स से लदे हुए टांगे को। जीगल ये देख करके एक्साइटेड होते हुए बोलता है, इतना बड़ा लंबा लाइन घोड़ा गाड़ी का जिसको कि एक बार देखने पे ख़त्म ही नहीं हो रहा है। और देखो तो सही इसको कौन खा है, हॉर्सेस के बजाय खच्चर खींच रहे हैं इसको। ओ माय गॉड, सच में क्या ये जितने भी आयरन ओर्स हैं वो सिचुआन से आए हैं? जो बोलता है इतने अमाउंट में आयरन ओर्स हर एक आधे महीने पे आता ही रहेगा। अब हम एचवी मेरा मतलब वो स्टील फार्म आराम से ही बना सकते हैं। मैनेजर ली बोलते हैं, ओह नो, ये तो सच में बहुत ज़्यादा ही है। जो बोलता है, क्या ये सच में इतना ज़्यादा है? मुझे जहाँ तक की याद है आप हमेशा से ही ये कंप्लेन किया करते थे कि आयरन ओर्स की कमी पड़ गई है, आयरन ओर्स की कमी पड़ गई है इंगट्स की वर्कशॉप में। मैनेजर ली बोलते हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा ही है। जो खतरनाक सा चेहरा बनाते हुए बोलता है, आगे बोलना ज़रा। मैनेजर ली देख करके डरते हुए बोलता है, नहीं ठीक है, मैं इसको पूरा कर लूँगा। जो बोलता है, उन सभी को कट ऑफ कर दो। मैनेजर बोलते हैं, मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन क्या? जो बोलता है, हमारी जितनी भी सप्लाईज डार्क हेवन एसोसिएशन जाती थी उन सभी को बंद कर दो। अब जब वो लोग ऐसे जंगली कुत्तों की तरह एक्ट कर रहे हैं तो हमें तो उनको ज़रूर सही टेम करना पड़ेगा ना मेरी जान। इसके बाद हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो अपना काम करे जा रहा होता है, जहाँ जीगल उसको रिपोर्ट देता है हमारे जितने भी सप्लाईज डार्क हेवन एसोसिएशन की तरफ जाना था उन सभी को रोक दिया गया है। लेकिन पहले के जैसे जब हम थोड़ा सा भी सप्लाई को कम करते थे वो लोग हमसे बकवास करने के लिए आ जाते थे, लेकिन अभी के टाइम पे उनकी तरफ से एक भी रिस्पॉन्स आया ही नहीं। जो ये सुन के बोलता है, ऐसा लगता है वो लोग ज़रूर सही कोई ना कोई खिचड़ी पका रहे होंगे। हमारे जितने भी नैनगम क्लैन के मार्शल आर्टिस्ट हैं उन सभी को डिस्पैच करो और हर एक रास्ते पे पहरा बढ़ा दो। जीगल बोलता है, ठीक है हम ये कर लेंगे, लेकिन अब जब हमने कोल का एक अच्छा खासा अमाउंट पहले से ही जमा करके रख लिया है तो फिर मैंने और मैनेजर ली ने एक बड़े से ब्लास्ट फर्नेस के डिज़ाइन को डिस्कस किया है। और जब हमने डार्क हेवन एसोसिएशन के जितने भी सप्लाई वाले शेयर्स थे उन सभी को मिलिट्री हेडक्वार्टर्स को भेज दिया तो हमारा जो पोजीशन था वो और भी ज़्यादा सॉलिडिफाई हो गया जिंगसी के अंदर। जो बोलता है, हमारे पास यहाँ पे एक और दिक्कत है, हमारी जो ओमिकी ऑन द रॉक और कोका कोला है उनको मुरीम अलायंस को डिलीवर करना है। और भाई ये ओमिकी ऑन द रॉक होगी कोई खाने या फिर पीने की कोई चीज़? जो बोलता है, अगर हम कोका कोला को एक पल के लिए इग्नोर भी कर दें, लेकिन इस ऑफ़र के बारे में क्या जो हम ओमिकी ऑन द रॉक फ्री में देने वाले थे? जीगल ये सुन के दोबारा से एम्बेरस होकर के बोलता है, मुझे माफ़ कर दो इस काम के लिए। जो बोलता है, नहीं ठीक है, अगर एक दारू की बोतल हमारी एक्स्ट्रा खर्च हो जाती है एक जियांगो के इतने बड़े ऑफिशियल को खुश करने के लिए तो एक अच्छा खासा डिसेंट सा इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अभी के लिए हमारे सामने जो सबसे बड़ी दिक्कत है जिसको कि हम फेस कर रहे हैं, हमारा जो आइस कोल्ड लिकर और ब्लैक कार्मेंड वाटर है, इन दोनों की सप्लाई हमारे लिए इनसफिशियंट है। हमने जो क्लैन के कुजीन वेराइटिकल को इस्टेब्लिश किया था कोका कोला और बर्गर के मास प्रोडक्शन के लिए, और इसे एक अलग ही लेवल पे लेकर के जाने के लिए हमें प्री कुक्ड इंग्रेडिएंट के स्टेडी सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी। इसके साथ ही हमारी जो क्लैन ब्रोरी है उसको रीनेम करके जो क्लैन लिकर्स कर दिया जाएगा। और इसके साथ ही हम लोग अडॉप्ट करेंगे स्टील वर्क डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर्स को। अगर अभी के हमारे जो आइस कोल्ड लिकर का जो प्रोडक्शन है उसको 10-12 गुना बढ़ा देंगे तो ये पूरे जिंगसी को कवर कर लेगी और इस पे हमारा डोमिनेशन और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन अगर चीज़ें हमारे पास ज़्यादा हो जाएंगी तो फिर हम और भी कई जगह पे बेच सकते हैं इन सामानों को, जैसे कि हमारी जो सबसे पास्ट वाली प्रोविडेंस है ह्यूबी। जो को यूँ खुद से ही बात करता देख करके जीगल सोचता है ये ज़रूर से ही कोई ना कोई एक और क्रेजी चीज़ को प्लानिंग कर रहा होगा। जीगल इसके बाद जो से बोलता है, तुम जो ये खुद से ही बातें कर रहे हो इससे तुम खुद ही परेशान होगे, तो इसीलिए मुझे भी इसके डिटेल के बारे में बताओ। जो ये सुन के दोबारा से हंसते हुए बोलता है, ज़रूर वाइस चेयरमैन। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर के हमें एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक टेबल पे बहुत सारा खाना और दारू पड़ा होता है।
जहाँ सांगरोक तो भाई अपना दारू पिए जा रहा होता है और पिए ही जा रहा होता है और ईलोंग भाई जियांगो के साथ मजाक किए जा रहा होता है। लेकिन जब सांगरोक उस दारू के बाटले को खत्म करने ही जा रहा होता है कि तभी ईलोंग उसके हाथ को पकड़ लेता है और चिल्लाते हुए बोलता है, तू हरामी कहीं का, तू बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी इसको नहीं घटक रहा है। सांगरोक भी इस पे बोलता है, तो फिर तेरे पिछवाड़े में क्या दिक्कत हो रही है। ईलोंग ये सुन के गुस्से में बोलता है, एक चीफ और एक वर्कर दोनों अलग ही लेवल पे होते हैं, क्या तुझे प्रमोशन नहीं चाहिए। इन दोनों की इधर तू मैं चल ही रही होती है कि बीच में जिन आती है और वो पूरे पूरे बाटले को घटक जाती है। अब ये देख करके भाई ये दोनों ही जिन को गालियां देने लगते हैं, लेकिन जिन दारू पी करके बोलती है, आखिर यंग वॉरियर पेंग कहाँ पे हैं। अब ये सुन के भाई ये दोनों ही खामोश हो जाते हैं और एक शब्द तक जिन से नहीं बोलते। जिन ये देख करके बोलती है, क्या तुम अब उस जैसे एक इंसान की साइड लेने लग गए। ईलोंग बोलता है, हम किसी के भी साइड नहीं जा रहे, हम इंसानियत के साइड पे हैं। सांगरोक बोलता है, वो हरामी कहीं का, आखिर वो इतना ज़्यादा कमज़ोर क्यों हो जाता है जब बात औरत की आती है तो। जियांगो बोलता है, इतनी सभी चीज़ों के होने के बावजूद ये कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेंज नहीं है कि वो अभी भी इसको एक औरत की नज़रिए से देखता है। जिन ये सुन के गुस्से में अपने ऑरा को निकालते हुए बोलती है, क्या कहा तुमने, जरा फिर से कहना। जियांगो गुस्से में बोलता है, तुम्हारे इतने ज़्यादा पावर को इकट्ठा करने का फ़ायदा ही क्या जब ये लोगों को हार्म करके आता है तो। क्या तुम सच में ह्यूमैनिटी के ऊपर ही गिव अप कर रही हो तुम्हारे उस इनह्यूमन हेरिटिकल मार्शल आर्ट की वजह से। जिन बोलती है, ऐसे पागल मत बनो, आखिर इसमें इनह्यूमन और हेरिटिकल जैसा है ही क्या जब हम थोड़ा सा ही एक दूसरे को खून दे रहे हैं तो। जियांगो बोलता है, अगर ये एरिया नहीं, मेरा मतलब अगर ये टेरिटरी नैनगोम की होती तो इस बात के ऊपर बिल्कुल भी डाउट मत करना, मैं तुम्हें खुद मुरीम अलायंस के प्रिजन तक एस्कॉर्ट करके आता। जिन ये सुन के बोलती है, ओह माय, क्या तुम ऐसी चीज़ें अपने एक कॉमरेड के साथ करोगे। जियांगो ये सुनते ही खड़े हो जाता है और बोलता है, मेरा कॉमरेड कद्दू मेरा। चलो मैं तुम्हें ये सिचुएशन को क्लैरिफाई करके बता देता हूँ। मेरे नज़रिए में वो जितने भी इंसान जो कि दूसरों के खून के प्यासे होते हैं वो बिल्कुल भी अलग नहीं है साउथर्न प्रिजन ब्लड टीमन से। जिन ये सुन के हंसते हुए बोलती है, अरे वाह, मुझे तो बड़ा गर्व हो रहा है। चलो कोई तो ऐसा है जो कि एक औरत के नाम को साउथर्न प्रिजन ब्लड डीमन के साथ ले रहा है। सांगरोक बोलता है, ये पागल कुतिया कहीं की, क्या ये किसी ऐसे को एडमायर करती है जो कि रास्ते पे किसी भी चलते हुए इंसान का खून पीता है। जियांगो इसके बाद वहाँ से जाते हुए बोलता है, अब यहाँ का मूड तो बर्बाद हो ही चुका है तो अब मैं जा रहा हूँ। ये सुनने के बाद सांगरोक और ईलोंग भी वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन ईलोंग जाने से पहले जिन से बोलता है, तुम इस बार कुछ ज़्यादा ही आगे चली गई, ज़रा अपनी सीमा में रहो। मैं भले ही उनको बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं जानता, लेकिन ये तुम्हारे लिए डेंजरस हो सकता है अगर तुम ब्रदर नैनगोम को ऐसे ही परेशान करती रही तो। जिनी सुन के बोलती है, उस जैसा एक आदमी मेरे लिए डेंजरस हो सकता है, पॉइजनस सिडक्ट्रेस के लिए। इसके बाद हमें सीन शिफ्ट होकर के उन्हीं तीनों का सीन दिखाया जाता है जो कि एक सड़क से आराम से चलते हुए जा रहे होते हैं कि तभी जियांगो को किसी की किलिंग इंटेंट फील होती है और इसके बारे में इन दोनों को भी बता देता है जियांगो। इसके बाद जब ये लोग आसपास देखते हैं तो चारों तरफ से उनके पास शैडो जैसे कुछ लोग आने लगते हैं, जहां उनमें से एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है, मार डालो इनको। अब ये सुन के कुछ किलर्स जब जियांगो के ऊपर गैंगअप करने की कोशिश करते हैं तो जियांगो अपने शॉर्ट स्लैश का यूज़ करके उन्हें ख़त्म कर देता है। ईलोंग ये देख करके जियांगो के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है, अब एक गधे कहीं के, वो बस इल्यूजन्स हैं, उनके ऊपर अपने स्लैश बर्बाद करना बंद कर, और क्या तू अपने ये स्टूपिड से स्विंग्स के नाम लेना बंद कर सकता है। लेकिन अगर तुम्हें इन सभी बातों को बोले बिना रहा नहीं जा रहा है तो इन सभी को एक पेपर पे लिखो और उसको अपने सिर पे चिपका करके घूमो। जरा मेरी तरफ देखो, मैं हूँ नैनगोम क्लैन का यंग मास्टर लाला लुलू। अब जरा मेरी तरफ देखो, मैं इन कमीनों को कैसे मारता हूँ। हेवन डिफाइंग ट्रू मार्शल आर्ट, थर्ड फॉर्म, 9 हेवन डिफाइंग पंच। अब जब ईलोंग का वो पंच वाला अटैक उन सभी शैडोज़ के ऊपर लगता है तो वो सारे शैडोज़ वहीं के वहीं गायब हो जाते हैं, क्योंकि वो भी भाई इल्यूजन ही होता है। इसके बाद भाई वहाँ पे किसी की हंसने की आवाज़ आने लगती है और इस हंसी को सुनकर ये तीनों भी हैरान हो जाते हैं। लेकिन तभी वहीं पर ही हवा में एक बंदा अपेयर होता है और इनके ऊपर नेल्स की बारिश कर देता है।
जहाँ जब उनमें से एक कांटा जियांगो के जांघों पे घुस जाता है तो फिर जियांगो उसको निकालता है तो उसमें पॉइजन होता है। ये देख करके वो असैसिन बोलता है, तुम भले ही एक प्रोडिजी हो लेकिन तुम अभी भी यंग ही हो, तुम्हारा ये लेवल हमारे कुछ भी नहीं कर सकता। इसके बाद सांगरोक भी दर्द में चिल्लाता है जहाँ पे एक नेल उसके भी छाती में घुस चुका था। तो ये देख करके वो असैसिन बोलता है, तू हरामी, तू भी यहीं पे है। सांगरोक ये देख करके बोलता है, क्या आप ब्लैक मून स्पेशल फोर्सेस के एल्डर्स नहीं हैं? जियांगो जब सांगरोक को बोलते बोलते कांपते हुए देखता है तो सोचता है, ये बंदा जो कि अपने मास्टर डिमोनिक सीकल किंग के सामने भी कोई प्रेशर फील नहीं करता, वो अब डर से कांपे जा रहा है। ये सिचुएशन देख करके जियांगो उन सभी के आगे आ जाता है और बोलता है, तुम सभी पीछे हटो। जियांगो अब आगे आके सोचता है, डिमोनिक सीकल किंग के डिसाइपल को एक ब्रैट करके बुलाना, जबकि वो डार्क एसोसिएशन में इतने ऊपर के रैंक को होल्ड करता है, तो फिर ये जरूर से ही कोई ना कोई हेवनली असैसिन तो होगा ही। अब अगर दूसरे शब्दों में कहे तो हमारे लग गए, हम तो आज यहीं पे मारे ही जाएंगे। इसके बाद जियांगो बोलता है, हेवनली असैसिन के रैंक तक पहुंचने के लिए तुम्हें कम से कम ट्रांसेंडेंट रियलम का एक मार्शल मास्टर तो होना ही पड़ेगा। उसके ऊपर भी ऐसा तो कहा जाता है इसमें से कुछ तो अनरेस्टेड रियलम तक पहुंच चुके हैं। मैं अभी हमारे सामने 20 फिगर्स को देख पा रहा हूँ। ईलोंग बोलता है, ऐसा लगता है ये लोग तो आज हमें मारने का पूरा प्लानिंग करके ही आए हैं। चलो कम से कम मेरे एटर्नल आयरन आर्मर बॉडी का शुक्रिया, जिसकी वजह से मैं पॉइजन के सामने तो खड़ा रह पा रहा हूँ। इसके बाद ईलोंग जियांगो से बोलता है, जल्दी करो ब्रदर नैनगोम और ब्रदर जो हुआई को बुलाओ। नैनगोम ये सुन के बोलता है, ये मेरे लिए अपमानजनक है। फिर अपने मन में सोचता है, अपने एनिमी को अपना पीठ दिखाना। मैं एक स्वॉर्ड एक्सपर्ट जिसने कि सॉवरिन स्वॉर्ड को मास्टर किया हुआ है, वो आज अपने मौत तक लड़ेगा। अगर तुम्हें भागना है तो तुम भाग सकते हो। जियांगो ये बोलने के बाद अपने एक टेक्निक फर्स्ट हाफ सोवरिन हेवन शेकिंग डांस का यूज़ करके अटैक करने को चला जाता है। और अब जियांगो के इसी अटैक करने के साथ ही ये चैप्टर और ये वीडियो यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। तो भाइयों, आज इस वीडियो में हमने देख लिया, जो जिन डिमोनिक कल्टिस्ट के हरकतों से नफरत करता था वो उनके पास जाकर के उन्हीं का डीमन गॉड बन गया। और इसके साथ ही हमें पता चला वो जो हेवनली पेरल जो अपने गले में लटका के रखता है वो डीमन गॉड का लेजेंडरी ट्रेजर अजूरे जेड है। और ये पता चलने के साथ ही जो का जो कनेक्शन चल रहा था उन बुड्ढों के साथ, जिनमें से अगर किसी एक को भी खुला छोड़ दिया जाए तो वो अकेले ही पूरी दुनिया जीत करके लेकर के आ जाएंगे। अब उनसे जो का कनेक्शन पूरी तरीके से कट चुका है। अब जो पूरी तरीके से खुद से ही जो भी करना चाहे वो करेगा। इनका वो सोल कनेक्शन दोबारा से बनता है या फिर नहीं बनता, वो हमें अगले आने वाले चैप्टर्स के बाद ही पता चलेगा। नाउ अब जियांगो के ऊपर यहाँ पे अटैक हो चुका है। यहाँ पे आगे क्या होगा, क्या जियांगो बचेगा या फिर मारा जाएगा, ये तुम लोगों को पता चलेगा अगले एपिसोड में। लेकिन इसका एपिसोड पहले नहीं आएगा, सबसे पहले एपिसोड आएगा क्रेजी डीमन का, और वो भी 15 तारीख को। उसके बाद अगली वीडियो इसी की ही आएगी। तो अब भाइयों, अगली वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को हाइप जरूर से ही कर देना। और अगर मेरे सब्सक्राइबर में भाई किसी के पास भी पैसे वैसे हैं तो ज़रा मेंबरशिप भी ले सकते हो, क्योंकि मैंने मेंबरशिप भी लॉन्च कर दिया है। और अगर 100 मेंबर्स हो जाते हैं तो भाई मेंबर्स के लिए एक स्पेशल गिफ्ट आएगा। तो अगर भाइयों तुम लोगों से अगर हो सकता है तो फिर तुम लोग मेंबरशिप भी ले सकते हो। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।